साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम अंग्रेजों का कब्जा और उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, उसके सीक्वेंस को समझेंगे। साथियों ऐसे हमने बताया कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, जब ये युद्ध हुए और अंग्रेजों ने कब्जा शुरू किया, उसी समय से अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया था। जो मीर कासिम था वो दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला था, शुजाउद्दौला से मिला था जो अवध का नवाब था, और इनसे मिलने के बाद से उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंका था। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला विरोध था, बड़ा विरोध था, जिसको अंग्रेजों को हराने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए, मगर ये बड़ी ताकत के साथ इकट्ठे नहीं हुए। बक्सर के युद्ध में इन तीनों की ताकत को अंग्रेजों ने हरा दिया। वो ये टर्निंग पॉइंट था कि अंग्रेजों की ताकत में बहुत ही बड़ी ताकत का इजाफा हुआ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। तो यहाँ विद्रोह हुआ। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह था, मगर इस विद्रोह में अंग्रेज जीत गए और जो भारतीय शासक थे वो हार गए। शाह आलम द्वितीय को भी हराने के बाद भी उन्होंने उसको राजा बरकरार रखा, उसको क्षेत्र दिए, उससे अधिकार ले लिए। जैसे ही अंग्रेज और क्षेत्रों में गए, 1818 में एक भीलों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। भीलों ने बहुत ही ताकतवर तरीके से अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। हमारी जो देश की जनजातियां थीं, जहां जहां अंग्रेज पहुंचे वहां उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों से मुकाबला किया। तो इस तरीके से 1818 में एक बड़ा विद्रोह हुआ था, और भी बहुत सारे विद्रोह हुए। मैं केवल एक मुख्य हैं जो कहीं अंकित हैं इतिहास में, उनको आपके सामने रख रहा हूं। बाकी हिस्ट्री में समझ में आता है कि अंग्रेज जहां भी गए, हर राजा ने पहले मुकाबला किया, उससे लड़ा, बाद में वो हार गया तो उसने उसकी शरण ले ली। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी, और शक्ति बढ़ने के साथ साथ अंग्रेजों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। ये भूलना नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो विकास की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको ध्यान रखना है। 1700 में औद्योगिक क्रांति आने के बाद ब्रिटेन के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। हथियारों में भी लेटेस्ट हथियार थे, राइफल्स थी, कारतूस थे, बारूद थी, तोपें थी। तो ये सारे जो लेटेस्ट जो ताकत थी वो ब्रिटेन के पास थी। हमारे देश के जो लोग थे वो पुरानी परंपरा के हिसाब से जो बर्छे हैं, भाले हैं, तलवार हैं, उन्हीं से लड़ रहे थे। तो फाइनली टेक्नोलॉजी की ताकत उस अंग्रेजों के साथ थी, तो अंग्रेज हराने में सफल होते थे जो भारतीय शासक हैं। और भारतीय शासक एकजुट होकर नहीं लड़ते थे, टुकड़ों में लड़ रहे थे। ये बहुत बड़ी कमजोरी थी भारतीय राजाओं की या भारतीय शासकों की, वो टुकड़ों में लड़ रहे थे। इसलिए अंग्रेज एक एक टुकड़े में एक एक को हराने में उनको सफलता मिल रही थी और आसानी से हरा दे रहे थे। तो 1818 में विद्रोह हुए साथियों, बड़े विद्रोह हुए जिसको अंग्रेजों ने दबाया। उसके बाद साथियों 1824 में बहुत बड़े विद्रोह हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, ये जो सारा बेल्ट था, इस बेल्ट में बहुत बड़े विद्रोह हुए। 1824 का जो विद्रोह है वो गुर्जर थे, जो गुर्जर शासक थे, राजा थे, उन्होंने उसका विद्रोह किया। बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा, रियासतें मिलकर के इनके साथ लड़े, और इन्होंने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। मगर 1824 तक अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बंगाल से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी रियासतें थी उनके पास। तो ये सारी ताकत को ला करके दोबारा लेके आए और फिर इस विद्रोह को उन्होंने दबाया। इसके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको मारा। तो ये सारी जो है दर्दनाक घटना, बड़े संख्या में लोगों का हत्याएं हुआ, जिसमें ये 1824 को विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। और साथ ही इसके पहले मराठा जो थे, मराठाओं को 1818 में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने हरा करके खत्म कर दिया था। 1824 में यहाँ लड़ रहे थे, 1818 में मराठाओं को खत्म किया। हमें समझना है कि अंग्रेज एक टुकड़ी में नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेज चारों तरफ लड़ रहे थे, हर दिशा में लड़ रहे थे वो, जिसकी वजह से बहुत ही ताकतवर तरीके से वो अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे थे।
1839-40 में सिखों को खत्म किया। युद्ध बराबर चल रहे थे। सिखों से अकेला एक युद्ध नहीं हुआ, सिखों से कई युद्ध हुए जो हमने सिख वाले वीडियो में बताए हुए हैं। इसी तरीके से जो मराठा का वीडियो है हमारा, उसमें हमने विस्तार से समझाया है। मराठों से भी एक युद्ध नहीं हुए, 3-4 बार युद्ध हुए अंग्रेजों के, जिससे उन्होंने मराठाओं को खत्म किया, मुगलों को खत्म किया। शाह आलम द्वितीय, उसके आगे शाह आलम द्वितीय के जितने शासक हुए मुगलों को, उसके बाद से सारे अंग्रेजों के अधीन थे। शाह आलम द्वितीय के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, दिल्ली का जो राजा था, मुगलों का जो राजा था, मुगल शासक आखिरी तक रहे 1857 तक, तो उन्होंने मुगलों को भी कमजोर कर दिया। इसलिए साथियों हमको समझना है कि ये विद्रोह निरंतर हर क्षेत्र में हो रहे थे और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज पूरी ताकत से उनको दबा दे रहे थे। तो ये इस तरीके से साथियों बीच का संघर्ष चला। जो हिंदू राजा थे उनको खत्म किसने किया? अंग्रेजों ने। मराठा जो थे उनको किसको खत्म किया? अंग्रेजों ने। मुगलों को किसने खत्म किया? अंग्रेजों ने। सिखों को किसने खत्म किया? अंग्रेजों ने। सारे धर्म की जो राज व्यवस्था थी उनको किसने खत्म किया? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने सबको खत्म करके एक अपनी अंग्रेजी राज व्यवस्था कायम की, जो कानून आधारित राज व्यवस्था थी। ये हमको समझना, याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये समझाया कि कैसे कैसे कानून बना करके वो हमारे देश पे धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे थे। अब साथियों इसका दूसरा हिस्सा वो हमको समझना है कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह रेगुलर हो रहे थे और 1857 का बड़ा विद्रोह हुआ। हमको साथ ये समझना है कि राजाओं का जो पहला चरण था वो था कि राजाओं को खत्म करके उनको अपने अधीन करना, जिसको पहले चरण को बहुत ही आसानी से उन्होंने बहुत ही जल्दी 1818 में मराठे में बता चुका हूं, मतलब 1840-45 तक लगभग उन्होंने बड़ी क्षेत्र पे राजाओं को खत्म करके अपने अधीन कर लिया था। मगर जैसे मैं बता रहा हूं कि राजाशाही व्यवस्था खत्म नहीं की थी, राजाओं को, जमींदारों को खत्म नहीं किया था, अंग्रेज उनका इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा कारण क्या था? किसान बहुत परेशान थे, अकाल पड़ रहे थे, खेती सही तरीके से नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी किसान परेशान थे और किसानों पे कर का बोझ, लगान का बोझ, ये सारा अंग्रेज बढ़ा रहे थे। अभी हम अलग से जो आर्थिक वाला वीडियो उस पर समझाएंगे विस्तार से। तो इस कारण से किसान परेशान थे, जिसके कारण से किसानों के मन के अंदर ये विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। इसलिए जो भी विद्रोह करता था अंग्रेजों के खिलाफ, जनता का उसको व्यापक समर्थन होता था। कई जगह तो ऐसा हुआ कि राजाओं ने, जो अंग्रेजों के अधीन राजा थे, उन राजाओं ने जो जनता का विद्रोह होता था उसको दबाते थे। वो जो राजा थे हमारे देश के, तो हमारे देश के राजाओं ने अधीन में होने के बाद फिर अंग्रेजों की सेवा की। अधीन में ना हो इसके लिए युद्ध लड़े अंग्रेजों से, मगर अधीन में होने के बाद अंग्रेजों की सेवा में लग गए। तो फिर अंग्रेजों की सेवा इतनी अच्छी तरीके से करी कि उन्होंने सारी अंग्रेजों के लिए देश की जनता को भी कुचला। जो बहुत सारे ऐसे गुलाम राजा थे अंग्रेजों के, बहुत सारे, उनके अभी मैं बताऊंगा आगे, रियासतें थी जो अंग्रेजों की बहुत ही मतलब ऐसे तगड़े गुलाम थे वो। तो इस तरीके की जो सिचुएशन हमारे सामने थी, जिसके कारण से हमारे देश के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हुई। तीसरी साथी जो एक सबसे बड़ा कारण था, जो प्रमुख कारण था, वो था डलहौजी का हड़प नीति। ये हड़प नीति क्या था जिसको समझना है कि जो भी रियासतों का कोई पुरुष नहीं है, जैसे राजा है, राजा का पुत्र नहीं है, तो वो रियासत स्वतः अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। वहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो जाएगा, वो राजा का शासन खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश रूल हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो दत्तक पुत्र नहीं होगा राजा। पहले क्या होता था कि किसी राजा का, यदि किसी राजा का लड़का नहीं है या राजा युद्ध में मारा गया, तो राजा या उसकी जो रानी है वो दत्तक पुत्र को अपना पुत्र मान लेती, मतलब दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बना लेती थी और उसको अपना पुत्र घोषित कर देते थे। घोषित करने के बाद से फिर वो राजा अगला दत्तक पुत्र बनता था।
तो ये अधिकार था राजाओं को, ये सब में था। ये इसी तरीके से इस्लाम में भी था और इसी तरीके से जो हिंदू शासक थे, जो सिख शासक थे, सभी शासकों में ये व्यवस्था थी। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उनको लगा कि अच्छा तरीका है कि राजाशाही से भी कुछ बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आ जाएगा। राजाओं को भी वो नाराज नहीं करना चाहते, तो उन्होंने पॉलिसी लगाई कि जिसका पुत्र नहीं होगा वो ब्रिटिश राज के अधीन हो जाएगा। उस रियासत को ब्रिटिश रूल के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। इसका विरोध किया राजाओं ने। 1857 के विद्रोह में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो लोग इस वाली जो पॉलिसी थी डलहौजी की, उसके कारण से उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी झांसी की, उसमें अवध की जो बेगम हजरत महल वो भी थी, पेशवा का राजा नाना साहब जो थे वो भी थे। इस तरीके से बहुत सारे शासक थे। तो ये हड़प नीति जो थी, इस नीति के कारण से एक बड़ा विद्रोह जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसका बड़ा कारण था ये हड़प नीति। जिस हड़प नीति के कारण से ऐसे राजाओं की एकता बन गई जिनके पुत्र नहीं थे। उसी एकता के साथ फिर बाकी विद्रोह भी शामिल हो गए, जैसे बहादुर शाह जफर शामिल हो गया, मुगल शामिल हो गए, बहुत सारे जो विद्रोही अलग अलग जगह शामिल हो गए अंग्रेजों को लड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण था जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। जो डलहौजी ने 1857 के पास के जो राज्य थे जिनको अपने साथ शामिल किया, उसके मैं नाम बता देता हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे राज्यों को डलहौजी ने अपने साथ शामिल किया, छोटी छोटी रियासतों को शामिल किया जो लड़ नहीं पाए। जैसे सतारा को 1848 में उसने खत्म किया। सतारा जो रियासत थी ये महाराष्ट्र के एरिया में थी। जैतपुर और संबलपुर इसको 1849 में खत्म किया। बघाट एक रियासत थी जिसको 1850 में किया। उदयपुर को 1852 में किया। झांसी को 1853 में किया। नागपुर को 1854 में किया। करौली को 1885 में किया और अवध को 1856 में किया। ये वो रियासतें थी जिन रियासतों को 1857 के पहले डलहौजी के नीति के तहत इनको राजा पद से हटाया और अंग्रेजों ने कब्जा करने की घोषणा की। उसके कारण से सारे रियासतों के राजाओं ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रियासत को बचाने के लिए। असल कारण यही था और इस लड़ाई से फिर ये विद्रोह का रूप हो गया। लड़ाई इस कारण से शुरू हुई, बाकी सारी चीजें इसमें जुड़ गई। जैसे हमने देखा कि 1857 का जो विद्रोह है वो सेना के मेरठ से शुरू हुआ था। सेना के जो उनकी जो सेना थी उसके जवानों ने विद्रोह शुरू किया था। उसके बाद से वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद से फिर वहाँ से और बाकी सारे लोग मिले। फिर ये विद्रोह जो है सारे बड़े रूप में हो गया। तो हमको साथ ये समझना है कि ये बहुत सारे कारण मिलके एक बड़ा कारण बने। जैसे सेना के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें थी। इस प्रकार से साथियों ये जो पूरा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी ये पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई कि इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे विद्रोह इकट्ठे होते हुए यहाँ पे 1857 का विद्रोह का पृष्ठभूमि बना। अब साथ ही इस वीडियो में एक चीज़ और कवर कर देता हूँ साथ में कि इस युद्ध में जो लड़ाई हुई 1857 की, उसमें कौन से दो ताकतें थी। एक अंग्रेज थे और दूसरे हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो ये जो दोनों लड़ाई थी इसमें किस तरफ कौन था ये हमको समझने की ज़रूरत है। अंग्रेज ये विद्रोह दबाने में कैसे सफल हुए ये हमको समझने की, क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इतनी बड़ी जनता सामने आई, फिर भी अंग्रेज़ों ने उस विद्रोह को दबा दिया। पूरे देश के अंदर काफ़ी संख्या में विद्रोह हुआ था मगर उसको दबाने में सफल हुए। तो इसकी तरफ से कौन किसकी तरफ से लड़ रहा था ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो पक्ष है मैं वो समझाता हूँ कि विद्रोहियों की तरफ से कौन कौन थे। पहले तो साथियों जो मेरठ में जो अंग्रेज़ों की जो सेना की टुकड़ी थी जिसके सिपाही मंगल पांडे थे, ये पहला विद्रोह का शुरुआत वहाँ से हुआ। विद्रोह पनप रहा था सभी जगह मगर शुरुआत वहाँ से हुआ। तो ये सेना की एक टुकड़ी यहाँ से चालू हुआ और उसके बाद से बहादुर शाह जफर दिल्ली पहुँच गए। गुर्जर और सारे मिला करके बहुत सारा ये क्षेत्र के मेरठ के आजू बाजू के लोग राजा कुछ मिला करके
ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में वहाँ से ये शुरुआत हुई। उसके आगे इसमें 7 रियासतें जुड़ी। कौन सी रियासतें? वो वाली रियासतें जिनको हड़प नीति के तहत, जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके तहत रियासतों को अपने अंदर में कर लिया था। तो ये रियासतें भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। 57 में इनके साथ में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग भी हो गए थे जो ये मानने लगे थे कि यार ये अंग्रेज़ों का जो को भगाना है, अंग्रेज़ों को हराना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके के सोच जो लोग थे, वो सारी सोच के लोग इन राजाओं के साथ थे। एक पक्ष ये बना साथियों। दूसरा जो पक्ष था उसमें ब्रिटिश सेना थी। और इस समय अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी ताकत जो थी, उसमें जो सिपाहियों की संख्या थी, उस संख्या में 3,11,000 सिपाही भारतीय थे और 40,160 अंग्रेजी सिपाही थे। उसके अलावा 5,362 अफसर थे। तो सेना में अंग्रेज से ज़्यादा भारतीय हैं। भारतीय लोग ही अपने भारतीयों से लड़ रहे थे। ये थी सबसे बड़ी गड़बड़। अंग्रेजों ने, भारतीय लोग भी भारतीयों से लड़ रहे थे। और ये साथ में ध्यान है कि ये जो सेना थी, ये सेना में उस क्षेत्र के लोग ज़्यादा थे जिस क्षेत्र में अंग्रेजों की अधीन की रियासतें थी, राजा थे। उसके अलावा देसी उपद्रवी थे। उपद्रव करने में मज़ा आता है। तो अंग्रेजों की तरफ से जो देसी उपद्रवी थे, जिनको अंग्रेजों ने पाल के रखा था, ये भी इस संग्राम में अंग्रेजों की तरफ खड़े थे। उसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उनके सेना थे और वहाँ के जो कुछ उनके भगत थे, वो भी इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से थे। उसके अलावा साथियों 21 रियासतें थीं, जो रियासतें अंग्रेजों की अधीन थीं और इस पूरे आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहीं। अंग्रेजों को उन्होंने सहयोग किया। वो 21 रियासतें थीं जिनके मैं नाम आपको सुना देता। एक जयपुर, बीकानेर, मारवाड़, रामपुर, कथुल्ला, नाभा, भोपाल, सिरोही, मेवाड़, पटियाला, सिरमौर, अलवर, भरतपुर, बंदी, जावरा, बीजावर, रीवा, केंदू, झाड़, हैदराबाद, कश्मीर, ये 21 रियासतें थीं। ये बड़ी रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के साथ थीं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के अधीन थीं। ये सारी रियासतें अंग्रेज़ों के साथ थीं। अब ये समझ लीजिए, अब एक तरह अंग्रेज़ों का दिमाग और सारी चीज़ को हमको समझने के लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि एक तरफ ये विद्रोही थे जो हमारे देश के थे, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये सारे लोग भी हमारे देश के लोग ही हैं। इसमें केवल 1857 की क्रांति की लड़ाई में केवल 50,000 अंग्रेज, एक तरफ बाकी के सारे भारतीय और दूसरी तरफ भी सारे भारतीय। ये ताकतें थी जो आमने सामने हुई। ये आपको बताना इसलिए मेरे को ज़रूरी था कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे साथ, किस कूटनीति के साथ, दिमाग के साथ हमको गुलाम बनाया, हमको अपने कब्जे में किया। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी। और हमको समझने की ज़रूरत है कि इस 1857 की क्रांति में, इस विद्रोह में किस तरीके की सिचुएशन थी, आपको समझ में आ पाए। किस तरीके से दो ग्रुप थे, कौन किसके तरफ था, वो मैंने समझाने की कोशिश की। और इस तरीके से साथियों, हमारे देश में 1858 में पूरी तरीके से भारत देश के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हो गया। और 1858 में फिर उन्होंने अपनी एक नई सरकार की घोषणा की। तो साथियों, अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब इसके आगे हम 1857 की क्रांति का अब वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो, जिसमें मैंने बैकग्राउंड इसीलिए 2 वीडियो में समझाया ताकि आपको 1857 की क्रांति का बाकी चीज़ें भी समझ में आए। बार वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन ये करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जाकर के दर्शन के सीरीज के वीडियो ज़रूर सुनें। और तीसरा, इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं।